जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण को देखेंगे। देखिए, जब आप पादप में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका जंतु यानी कि जीव में पोषण। तो उसमें हम लोग समझेंगे कि मानव में किस प्रकार से पोषण होता है, किस प्रकार से पाचन होता है और पाचन तंत्र में कौन कौन सा सिस्टम भाग लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर आपका बिहार सचिवालय हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिए। कल का वीडियो में जो हम लोग चर्चा किए थे वो पहला तो ये था आपका कि भोजन का जो स्रोत है, यानी भोजन आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो एक था आपका पादप, दूसरा था आपका जंतु। उसके बाद हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़े थे कि पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन्स के बारे में देखे थे। उसके बाद आपको विटामिन्स के बारे में डिटेल में चर्चा किए थे कि कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है और उससे कौन सा रोग होता है उसके कमी के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके टेस्ट के बारे में चर्चा किए थे कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आप कैसे करेंगे, प्रोटीन का परीक्षण आप कैसे करेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है वो पादपों में पोषण है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पोषण होता क्या है। तो देखिए, हम जो भोजन करते हैं और उसमें जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा क्या काम करता है, शरीर के विकास, वृद्धि एवं रख रखाव जैसी जैविक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। यही आपका पोषण कहलाता है। सिंपल सा भाषा में आप समझेंगे कि पोषण क्या है, तो हम जो भोजन करते हैं और भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस ऊर्जा के द्वारा हम जो कार्य को करते हैं, जो जैविक कार्य सुचारू रूप से चल पाता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। अब दूसरा जो आपका है वो है पोषण में विधि। पोषण में पादपों में पोषण विधि। पादप यानी कि पेड़ पौधा। तो हम लोग देखेंगे कि पेड़ पौधा में जो पोषण का विधि होता है वो किस प्रकार से होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन खुद से बना सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल पादप ही यानी कि पेड़ पौधा ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन खुद से बना सकता है। खुद से क्यों बना सकता है? क्योंकि ये सब चीज़ जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज है, ये सभी चीज़ उनका अपना परिवेश में एक ही जगह उपलब्ध होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पादपों में भोजन का निर्माण होता है। अब कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि स्वपोषी क्या होता है। तो वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन खुद से बनाता हो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता हो, जैसे कि पेड़ पौधा। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे सभी के सभी क्या हैं, स्वपोषी हैं। और स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधा में भोजन किस प्रकार से बनता है, तो वो आपका प्रकाश संश्लेषण विधि से बनता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हरे पेड़ पौधे में जो आपका भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण विधि से बनता है। एक और आपका विधि है, उसका नाम है रासायनिक संश्लेषण विधि। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बैंगनी, लाल और हरे रंग का बैक्टीरिया है उसमें पोषण किस विधि द्वारा होता है, तो रसायन संश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो अगला आपका है वो है विषमपोषी, जिसको हम लोग परपोषी भी कहते हैं। जैसे मानव क्या है, तो यह आपका परपोषी है, यानी जंतु एवं अन्य जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है। जैसे मानव क्या है, तो मानव परपोषी है। परपोषी क्यों है? क्योंकि यह अपने भोजन के लिए खुद के ऊपर नहीं बल्कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। या तो पादप के ऊपर डिपेंड है या फिर आपका जीव जंतु के उत्पाद के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मानव क्या है, आपका परपोषी के श्रेणी में माना जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो आखिर ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो इससे आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि शुरुआत। ठीक है, तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियां क्या होती है, तो ध्यान देंगे आप,
एक सेकेंड, पेड़ पौधे में जो पत्तियां हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्री है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पौधा का भाग जो है, इनमें से पौधा का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका पत्तियां हो जाएगी। अब देखिए फैक्ट्री में क्या काम होता है, तो फैक्ट्री में कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है, और फैक्ट्री में जब उत्पादन होता है तो जो चीज़ आप उत्पादन कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है, जो कच्चा रॉ मटेरियल है, उसको आपको लाना पड़ेगा फैक्ट्री के पास में। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे में जो भी आपका कच्चा मटेरियल है, मान के चलिए कि आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खनिज लवण चाहिए, तो ये सब चीज़ कहाँ पहुँचता है, तो पेड़ पौधे की पत्तियाँ में पहुँचती है, और वहाँ पे क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। इसलिए पेड़ पौधे में जो पत्तियाँ होती है उसको क्या कहते हैं, पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान देंगे। देखिए इसमें लिखा गया है कि पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्री है, अतः सभी कच्चे पदार्थ जो होते हैं, जितने भी कच्चे पदार्थ हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। तो मिट्टी में उपस्थित जो जल होता है और खनिज लवण जड़ों के द्वारा परासरण विधि से क्या होता है, अवशोषित किए जाते हैं। ये प्रश्न आपको बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ है कि जो पेड़ पौधा होता है वो जड़ से खनिज लवण को ग्रहण करता है, वो किस प्रेशर के द्वारा, किस दाब द्वारा, किस विधि द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो वो आपका परासरण विधि के द्वारा, ऑस्मोटिक दाब के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद पत्तियों की सतह पर क्या होती है, छोटे छोटे देखेंगे आप, पत्तियों में क्या होती है, छिद्र होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्टोमेटा कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि पत्तियों के किनारे छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रंध्र या फिर अस्टोमेटा कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो अस्टोमेटा का काम है कि इसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये आपको अस्टोमेटा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण हुआ है, तो पत्तियों में जो छोटे छिद्र है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया गया है। अब पत्तियों में एक आपका हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। देखिए कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो उसमें पाए जाने वाले एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल का क्या काम होता है, तो क्लोरोफिल का जो काम होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ हो रहा है इसमें कि पेड़ पौधे में जितने भी चीज़ चाहिए प्रकाश संश्लेषण की, जैसे कि आपको जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, खनिज लवण चाहिए। ठीक है, तो पेड़ पौधे में जो पत्तियां हैं और उसके जो छोटे छोटे छिद्र जिसको अस्टोमेटा कहते हैं, उसका क्या काम है, तो उसका काम होता है सूर्य के जो प्रकाश है उसको अवशोषित करना। किसके माध्यम से, तो क्लोरोफिल के माध्यम से। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और जड़ के द्वारा क्या होता है, तो जड़ के द्वारा आपको खनिज लवण को, जल को अवशोषित किया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आगे कि उससे क्या होता है, खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया यानी कि भोजन बनता है। और क्योंकि खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया जब भी होता है, अब देखेंगे कि खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया पौधे में जब भी होगा तो वो आपको सूर्य की उपस्थिति में ही होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या क्रिया कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में फार्मूला भी पूछा जाता है, अगर आप फार्मूला को ध्यान में रखेंगे तो एक ही लाइन में आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 6CO2। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, तो 6 भाग चाहिए, प्लस में आपको जल यानी कि H2O कितना चाहिए, तो वो आपको 12 भाग चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो उसके बाद चाहिए आपको सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में एक तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कितना, तो वो 6 भाग हो गया। आपको जल कितना चाहिए, तो वो आपको 12 भाग चाहिए। उसके बाद आपका सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये किसके द्वारा अवशोषित होगा, तो ये आपको पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं और उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये जो सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अब जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो उत्पाद के रूप में आपको क्या मिलता है, तो ये भी ध्यान देंगे कि प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो जाने के बाद आपको उत्पाद के रूप में एक तो ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा आपको ऑक्सीजन मिलेगा और तीसरा आपको जल मिलेगा।
ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश संश्लेषण नहीं, सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद आपका खनिज लवण चाहिए। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण संपन्न होने के बाद उत्पाद के रूप में क्या होता है, तो उत्पाद के रूप में एक आपको ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो एक तो आपका ग्लूकोज मिला, दूसरा आपका ऑक्सीजन मिला, तीसरा आपको जल मिला। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे के द्वारा कौन सा गैस को अवशोषित किया जाता है, तो उसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अवशोषित किया जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कौन सा गैस निर्मुक्त होती है, कौन सा गैस निकलती है, तो वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि पेड़ पौधे कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं, तो वो आपका CO2 ग्रहण करते हैं श्वसन के रूप में भी। जबकि मानव के द्वारा कौन सा गैस को ग्रहण किया जाता है, तो वो आपको ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन किया जाता है। यानी कि जो हम छोड़ते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में यूज होता है, किसके लिए, तो पेड़ पौधा के लिए। और जो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो गैस निर्मित होता है, जो मुक्त होता है ऑक्सीजन, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से एक वातावरण में, एक पर्यावरण में जो गैस है उसका संतुलन भी बना रहता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो वो आपका ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, और ग्लूकोज क्या होता है, तुरंत ही आपका मंड में बदल जाता है। स्टार्च के नाम आप सुने होंगे। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या होता है कि पेड़ पौधे में पत्तियों में संचित रहता है। किस रूप में, तो मंड या स्टार्च के रूप में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेड़ पौधे में ग्लूकोज कहाँ संचित होता है, तो आप कहेंगे कि पेड़ पौधे में जो ग्लूकोज है वो आपका पत्तियों में संचित रहता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पेड़ पौधे में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, तो वो आपका मंड या फिर स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि अगर मनुष्य के बारे में पूछे कि मानव में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो वो आपको ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। ठीक है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भूख लगने पर, भोजन नहीं मिलने पर मनुष्य सबसे पहले क्या चीज़ को खाता है, तो आप ध्यान देंगे, जो मनुष्य कार्बोहाइड्रेट का जो भाग है ग्लाइकोजेन, उसको क्या किया है, रिजर्व करके रख लिया है अपने पास, और कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा देना। तो जब आप लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं, तो आपका शरीर ऊर्जा तो प्राप्त करना चाहेगा, तो वो कहाँ से प्राप्त कर पाएगा, तो वो आपको जो संचित भाग है ग्लाइकोजेन, उसी को खाना प्रारंभ कर देता है। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। अगर आपसे पूछे कि पेड़ पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो वो हो जाएगा स्टार्च या मंड के रूप में। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, तो वो हो जाएगा आपको ग्लाइकोजेन के रूप में। क्लियर हो गया। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपका, अगर आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है वो आपको लाल रंग में देखने को मिलता है। सौर ऊर्जा का जो अधिकतम स्थिरीकरण होता है वो आपको हरे पादपों द्वारा होता है, और ये तीनों के तीनों प्रश्न आपका पूछा हुआ है। हालांकि आप जो भी लाइन आप देख पा रहे हैं इसमें, वो मैक्सिमम लाइन क्या है, आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आराम से देखते चलेंगे, और इसको चाहें तो आप कॉपी में नोट करते चलेंगे, आपका एक नोट्स भी बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब आगे देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क अभिक्रिया है वो आपको स्ट्रोमा भाग में होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की डार्क अभिक्रिया किसमें होता है, तो वो पेड़ पौधे के जो भाग होता है स्ट्रोमा, उसमें होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, जो लाइटिंग अभिक्रिया है, वो कहाँ संपन्न होता है, तो वो आपको ग्रेनम भाग में संपन्न होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की डार्क अभिक्रिया पूछे तो स्ट्रोमा भाग में होता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया पूछे तो वो आपको ग्रेनम भाग में होता है। ध्यान दीजिएगा।
अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या होता? तो सिंपल सा प्रश्न है कि आप सोचिए कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो कौन सा गैस आपको नहीं मिल पाएगा? तो सबसे पहले जो आपको पता है वो है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण संपन्न होने के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस नहीं होगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो मानव भी जीवित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मानव जो है आपको श्वसन के रूप में कौन सा गैस को लेता है? तो वो आपको ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पर ऑक्सीजन की कमी से संपूर्ण मानव जगत नष्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला जो वर्णक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको कैरोटीनाइड है। पराबैंगनी किरण आप सुने होंगे। पराबैंगनी किरण जो कि आपको ओजोन परत जो है वो क्या करता है? मानव को, पेड़ पौधा और जो मानव है, जीव जंतु है धरती पे, तो पराबैंगनी किरणें से बचाने का काम कौन सा लेयर करता है? तो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ओजोन परत होता है जो कि समताप मंडल में पाया जाता है, वो क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। जब पराबैंगनी किरण अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी तक आएगा तो बहुत प्रकार के रोग होना प्रारंभ हो जाएगा। मस्तिष्क से संबंधित रोग हो जाएगा, त्वचा से संबंधित कैंसर हो जाएगा। तो इसको रोकने का काम जो करता है वो ओजोन मंडल करता है। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखेंगे कि पादपों की रक्षा, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला जो वर्णक है, जो पिगमेंट है, वो कौन सा है? तो वो आपको कैरोटीनाइड हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप प्रश्न समझ पाए होंगे। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो प्रकाश संश्लेषण ही चलेगा, कारण कि प्रकाश संश्लेषण जो है बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे लगातार हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो थोड़ा इसको हम लोग विस्तार से ही पढ़ेंगे। अब देखिए, पत्तियों के अलावे प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग में होता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है? तो अगर ऑप्शन में आपको तना दिया रहे, हरे भाग दिया रहे, पत्तियां दिया रहे और सभी दिया रहे तो सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है, लेकिन उसके अलावे पेड़ पौधे के जो हरे भाग होते हैं, पेड़ पौधे के जो हरे भाग हैं, जो तना है, वहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? संपन्न होता है। अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, और यह प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव है? तो बिल्कुल संभव है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन है वो आपका शैवाल के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है वो शैवालों में होता है। तो शैवाल में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर सबसे अधिक जो ऑक्सीजन मिलता है वो शैवालों द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब देखिए, पादपों में श्वसन दर जो है प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है और पादपों के सभी भाग जैसे कि मूल यानी कि जड़, तना एवं जो पत्ती है वो श्वसन करते हैं। देखिए, पादप में और आप प्राणी में जो जीव जंतु है उसमें अगर आप श्वसन दर को देखेंगे तो पादपों की श्वसन दर जो है प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। और पादपों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये जड़ के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है और पत्तियों के द्वारा भी किया जाता है। हालांकि इसको हम लोग श्वसन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ जो है शूल रूपी अथवा कांटे रूपी हो जाती हैं। आप मरुस्थल में अगर कोई देखेंगे तो जो भी वहाँ पे पेड़ पौधा होगा वो पत्तियों के आकार, जो उसका जो पेड़ पौधा का जो आकार होगा वो ज़्यादातर तो पहले आपको पेड़ पौधा कांटे के रूप में मिलेगा, यानी कि वहाँ पे आपको आम, अमरूद, केला ये सब का पेड़ वृक्ष नहीं मिलने वाला है। यानी मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधा आपको दिखेगा उसका जो पत्तियां आप देखेंगे वो तना जो है कांटे के रूप में क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है। क्यों रूपांतरित हो जाता है? क्योंकि जब कांटा के रूप में रूपांतरित होगा तो उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा, और वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पेड़ पौधे में पानी की कमी कम हो जाएगा और वो एक लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। क्लियर? अब देखिए, हरी पत्तियों के अलावे अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों, आप समझिएगा,
आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें स्टोमाटा जो होता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि हरे रंग के अलावे भी जो पत्तियां हैं, चाहे वो लाल रंग का हो या फिर पीला रंग का हो, वहाँ पे भी क्या होता है, उसमें भी आपका क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो प्रकाश संश्लेषण है केवल हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें होते हैं। हरे पेड़ पौधे के अलावे जो पीला है, लाल रंग का जो पत्तियां हैं, वहाँ पे भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन होता उसमें ये है कि जो लाल भूरे अथवा जो अन्य रंग होते हैं वो क्या करता है कि क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देता है। लेकिन इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मान लीजिए ऐसे आप समझिए कि ये आपको ग्रीन है यानी कि हरा रंग का है, क्या है, तो ये क्लोरोफिल है। और यहाँ पे एक आपको रेड रंग का है, तो इसमें भी क्लोरोफिल है। दोनों में क्लोरोफिल है और जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। तो ये हो गया हरा रंग का, ये हो गया आपका लाल रंग का। तो दोनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लाल रंग में जो होता है क्लोरोफिल हरे रंग को ढक देता है। ये जो आपको लाल रंग वाला होता है इसमें भी हरा रंग वाला क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन लाल रंग जो है हरा रंग को वहाँ पे ढक देता है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि हरे रंग के अलावे जितने भी रंग के पत्तियां होती हैं उसमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वह सभी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो पाएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएगा वह क्या कहलाएगा, तो वह स्वपोषी कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के अलावे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो वहाँ एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, मैग्नीशियम। लेकिन अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, एक ऑप्शन आपका मैग्नीशियम होगा, दूसरा कार्बन होगा, तीसरा हाइड्रोजन होगा, चौथा एक से अधिक होगा, तो एक से अधिक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो इंसुलिन में आपको जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन में क्या होता है, जस्ता पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। एक और होता है लोहा करके ट्रिक है उसका, लोहा यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर आपसे पूछे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है तो उसमें आपका लोहा पाया जाता है। तो तीनों प्रश्न को आप नोट कर लेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो उसमें जस्ता पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो उसमें आपका लोहा पाया जाता है। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। अब आगे देखिएगा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। लाल और नीला जो तरंग दैर्ध्य है उसको अवशोषित करने का काम करता है सूर्य के प्रकाश वाला जो रंग है। तो क्लोरोफिल का क्या काम है, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि इनमें से किसका कार्य है सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करना, वो आपको क्लोरोफिल का काम है। ठीक है, अब नोट करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। एटीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, एडिनो ट्राईफॉस्फेट उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में सौर ऊर्जा किस रूप में बदलता है, तो एटीपी में बदलता है। हालांकि इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि एटीपी क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट होता है। इसको हम लोग एनर्जी कॉइन भी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का सिक्का किसको कहा जाता है, तो वो आपको एटीपी को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान देंगे। अब आगे देखेंगे, आगे आपका है कि डीएनए और आरएनए, एक सेकेंड, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है। ये नोट करके दिया हुआ प्रश्न है, ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण होता है जो अपना खुद का जीरोक्स बनाने का काम करता है।
खुद का स्व प्रतिकृति बनाने का काम करता है। किसके कारण? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट अपना खुद का प्रतिकृति बनाता है। अब आगे देखिएगा, शैवाल जो है गली दीवारों नहीं, यहाँ पर गीली होना चाहिए। शैवाल क्या होता है कि गीली दीवारों पर तालाब हो गया या फिर ठहरे हुए जलाशय में हरे पादप जो दिखाई पड़ते हैं उसे शैवाल कहते हैं। देखिए शैवाल आप सभी ने देखा होगा, अभी तो बरसात का टाइम है तो आप अपने छत पे जब चढ़ते होंगे तो सीढ़ी में देखेंगे जहाँ पे बारिश का पानी आता है वहाँ पे देखेंगे कि जो हरे रंग का जो एक तरह से लेयर जमा हुआ है वो क्या है? वो शैवाल होता है। यानी कि शैवाल जो है गीली दीवारों पर या तालाब में या ठहरा हुआ जो पानी है वहाँ पे जो हरे रंग का पादप दिखाई देता है वो आपका क्या है? शैवाल है। और शैवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनेंगे कि शैवाल क्या होता है। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि शैवाल क्या होता है, तो शैवाल स्वपोषी होता है। आखिर शैवाल स्वपोषी क्यों होता है? तो आप ध्यान देंगे कि शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और अभी हम लोग चर्चा किए थे जिस भी जीव में जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वह अपना भोजन खुद से बना सकता है, वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम होता है और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है वह स्वपोषी कहलाता है। क्लियर? तो शैवाल क्या है? स्वपोषी है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाया जाता है अपना भोजन खुद से बना लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप ध्यान देंगे शैवाल का अध्ययन आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। कई बार हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद रखते हैं, एक आपका कम होता है, दूसरा आपका फस होता है। कम फस कहने का मतलब ये हुआ कि कवक का अध्ययन किस में करते हैं? तो माइकोलॉजी में करते हैं। कवक का अध्ययन किस में करते हैं? तो माइकोलॉजी में करते हैं। जबकि फंगस यानी कि शैवाल यहाँ पे हो गया, स से क्या हुआ? शैवाल, और फ से क्या हो गया? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे एक साथ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए शैवाल क्या होता है, तो शैवाल आपको वायु प्रदूषण का सूचक होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जीव या फिर इनमें से कौन सा जो जीव है वो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ऑप्शन रहेगा कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा शैवाल क्या है? वायु प्रदूषण का सूचक है। लेकिन कौन सा वायु प्रदूषण का? तो ध्यान देंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिएगा कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसके अलावा अन्य खाद्यों का संश्लेषण भी होता है। पादपों में क्या होता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसके अलावे भी अन्य खाद्यों का भी क्या होता है? संश्लेषण किया जाता है पादपों में। अगला आपका है कि पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है, वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो पेड़ पौधा जो है नाइट्रोजन को आपका नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। क्लियर? अब क्यों ग्रहण करता है उसके पीछे कारण है और चर्चा इस पे हम लोग करेंगे। देखिए मिट्टी में कुछ नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन के उपयोगी यौगिक में बदलकर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों ग्रहण नहीं कर पाता? क्योंकि वो डायरेक्ट उसको पचा नहीं पाएगा और बड़ा मॉलिक्यूल्स हो जाता है, बड़ा अणु बन रहता है। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं करता है। तो किस रूप में ग्रहण करेगा? तो वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेगा। अब नाइट्रेट उसको बनाकर कौन देगा? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो बदलने का काम करेगा वो कौन करेगा? तो वो आपको बैक्टीरिया करेगा। वो कौन करेगा? तो वो आपका बैक्टीरिया करेगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में बदल देता है और वही नाइट्रेट को पेड़ पौधा क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। क्लियर हो गया? अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधि। अभी जो हम लोग पोषण की विधि देखें वो आपको प्रकाश संश्लेषण देखें, प्रकाश संश्लेषण के अलावे हम लोग स्वपोषी देखें, परपोषी देखें। अब हम लोग कुछ अन्य विधि पे चर्चा करेंगे। देखिएगा कि कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब समझिएगा कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है
वो तो अपना भोजन खुद से बना लेता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वह अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है। तो जब खुद से नहीं बना सकता है तो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह यह पादप जो है, यह जो पेड़ पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वह क्या करेगा, मनुष्य की तरह यह पादप अपने पोषण के लिए दूसरे पादपों के द्वारा जो निर्मित भोजन है उस पर निर्भर रहता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जैसे मानव क्या है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी पादप हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। तो आखिर कौन सा ऐसा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि अमरवेल का जो पादप है, अमरवेल का जो पौधा है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण यह भोजन के लिए क्या करता है, दूसरे पादप से भोजन प्राप्त करता है, जिस पर कि यह पौधा आरोपित रहता है। अमरवेल का जो लत्ती आकार का होता है, यानी कि ये पौधा लंबा नहीं होगा, कहने का मतलब कि अपने ऊपर ये सीधा ही खड़ा नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं किसी पेड़ पौधे पे जो बड़ा वृक्ष होता है, बेल का हो गया या फिर कोई और आम का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, वहाँ पे देखेंगे अमरवेल का लत्ता पूरा उस पर लगा रहता है। और ये क्या काम करता है कि जो जिस वृक्ष पर ये रहता है उस वृक्ष के द्वारा जो भोजन बनता है वही भोजन को खाने का काम करता है। कौन? तो अमरवेल। ठीक है। और अमरवेल क्या है, तो ये आपको परजीवी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यह पादप परपोषी की अमूल्य पोषक से वंचित है। ठीक है। उसमें जो आपका खुद से भोजन बनाने का जो प्रक्रिया है इसमें नहीं होता है, जिसके कारण ये परजीवी है, परपोषी। कौन सा? अमरवेल। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप हैं। एक पादप क्या है, एक पादप ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन खुद से बना लिया। एक पादप ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, उसको कीटभक्षी पादप कहते हैं। ऐसे भी पादप हैं, ऐसे भी पेड़ पौधा है जो कीटों को खाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कीटभक्षी भी कहते हैं। तो आखिर ये पादप कीटों को खाने का काम क्यों करते हैं? तो आप समझिएगा, यह जो पादप है अपना नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं। जहाँ यह पादप उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है। आप ध्यान से सुनिएगा कि कुछ ऐसे पादप हैं जो कीटों को खाते हैं। तो कीटों को क्यों खाते हैं? क्योंकि उसको नाइट्रोजन का ज़रूरत है, और नाइट्रोजन क्या है, वो कीट में पाया जाता है। तो पेड़ पौधा क्या करता है, उस नाइट्रोजन को खाने का काम करता है। और ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, तो कीटों के माध्यम से मिलता है। ठीक है। और जहाँ पे ये कीट रहेगा वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का कमी हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कीटभक्षी पादप कीटों को क्यों खाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पूर्ति के लिए खाते हैं। क्लियर? और देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कीटभक्षी पादप के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। एक वीनस फ्लाई हो गया, दूसरा आपको ट्रैप हो गया, सैंड्रयू हो गया। एक वीनस फ्लाई, दूसरा ट्रैप सैंड्रयू, और तीसरा आपका घटपर्णी है जिसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। ये सभी के सभी क्या है, तो आप ध्यान देंगे, ये सभी के सभी आपका कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीटभक्षी से यहाँ 3 प्रश्न ध्यान में रखना है कि पहला, कीटभक्षी किसको कहते हैं, जो कीटों को खाता है। दूसरा, कीटभक्षी कीटों को क्यों खाता है, तो नाइट्रोजन पूर्ति के लिए। तीसरा, कीटभक्षी का उदाहरण कौन है, तो ये सभी आपका कीटभक्षी का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अभी जो हम लोग चर्चा किए घटपर्णी यानी कि पीचर प्लांट के बारे में, तो पीचर प्लांट का जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो घटपर्णी में जो घट बना होता है कुछ इस प्रकार से, मानकर चलिए इस प्रकार से, उसका कुछ इस प्रकार से घट बना होता है। ठीक है। ये जो आपको जो पेट का आकार का बना हुआ है जिसको घट कहते हैं, वह रूपांतरित पत्ती होता है। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है पीचर प्लांट में जो पीचर जो होता है, जो घट होता है, वो किसका रूपांतरित रूप होता है, तो वो आपको पत्तियों का रूपांतरित रूप होता है। ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मृतजीवी के बारे में। तो मृतजीवी क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मशरूम, जिसको हम लोग हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। मशरूम क्या है, जो कुछ वर्षा के दिनों में मशरूम जो होता है वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना में गुच्छे में होती है।
वह मृत जीवी है। अर्थात जो जीव मरे गले सड़े जीव से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम लोग मृत जीवी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। और मृत जीवी का उदाहरण कौन है, तो वो आपका मशरूम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करेंगे आप कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। ये बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है कि अपघटन किसे कहते हैं, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। अब आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आपका कवक के बारे में करेंगे। कवक जिसको हम लोग फंगाई भी कहते हैं, फंगी भी कहते हैं, तो ये क्या है, यह अचार हो गया, ब्रेड हो गया, चमड़े कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं और यह उन स्थानों पर भी उगते हैं जहाँ नमी एवं उष्ण हो। कवक कहाँ पे होता है, तो देखेंगे आप ज़्यादा समय तक अचार रखेंगे तो उसमें उजला उजला आकार, उजला उजला रंग का एक तरह से जम जाता है, वही आपका कवक है। ये चमड़े पे पाया जाता है। कपड़े पे देखेंगे जहाँ पे हल्का नमी रहेगा वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। अब कवक के वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छा परिस्थिति माना जाता है। क्यों माना जाता है वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में सामान्यतः कवक के जो बीजाणु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कवक का बीजाणु होता है, जो बीज होता है, वो हवा में क्या होता है, ये हवा में हमेशा प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। लेकिन जैसे ही ये कवक का जो बीजाणु है उसको जैव पदार्थ अथवा उत्पादन पर ये बैठ जाता है, जो नमी एवं उष्ण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये बीज अंकुरित हो जाता है और ये बीज अंकुरित होकर नए कवक का जन्म देता है। ठीक है। यानी कवक जो है वो कहाँ पे ज़्यादातर होता है, तो वर्षा ऋतु में जहाँ पे उष्ण एवं नमी जलवायु मिलता है वहाँ पे ये पाया जाता है। और कवक का जो बीजाणु है वायु में हमेशा उपस्थित होता है, लेकिन जैव पदार्थ और उत्पादन पर बैठने के दौरान ये जो बीज है वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देने का काम करता है। अब कवक के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपको माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप कहेंगे कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब जब कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जिसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, यानी अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा। ठीक है। तो उसी में हम लोग देखते हैं सहजीवी संबंध को। सहजीवी संबंध यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होना। सहजीवी संबंध यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होना। जैसे कि कवक और शैवाल ये दोनों मिलाकर क्या बनाता है, लाइकेन बनता है। और ये कौन सा संबंध कहलाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इंग्लिश में ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे, म्यूचुअलिज्म कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो कवक और शैवाल को मिलने से क्या बनता है, यहाँ पे लाइकेन बनता है। ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे, शक याद रखेंगे, शकल, चाहे आप ऐसे याद रख लेंगे शकल, यानी शैवाल और कवक मिलने से क्या बन रहा है, यहाँ पे लाइकेन का निर्माण हो रहा है। ये कैसा संबंध है, तो ये आपको सहजीवी संबंध है। तो आखिर सहजीवी संबंध हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक से बन रहा है, तो इसमें सहजीवी संबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका कवक है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है। जब अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है तो ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं दूसरे जीवों का जो भोजन है उसको ग्रहण करने का प्रयास करेगा। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं है, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। लेकिन आप ध्यान देंगे इसका जो साथी है, इसका जो दोस्त है शैवाल, जिसके साथ ये रहता है, उसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा अपना भोजन खुद से बना सकता है। अब इस प्रकार आप देखिए कि कवक में क्लोरोफिल नहीं है, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता, लेकिन शैवाल के साथ ये रहता है। क्यों? क्योंकि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, यह भोजन अपना खुद से बना सकता है। तो कवक क्या काम करता है कि शैवाल को कहता है कि हम तुमको रहने के लिए जगह दे देते हैं। तो शैवाल क्या कहता है कि ठीक है, हम बदले में तुमको क्या करते हैं, भोजन उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना सहजीवी संबंध कहलाता है, और जो आपको यहाँ पे लाइकेन में देखने को मिलता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब देखिए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे
क्लोरेला के बारे में पूछा हुआ प्रश्न है कि क्लोरेला नामक शैवाल जो है वो अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए इसको ले जाते हैं। प्रश्न पूछेगा कि कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यात्री द्वारा भोजन के लिए अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, तो वो आपको क्लोरेला हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिएगा दलहनी पौधा के बारे में दिया गया है। तो दलहनी पौधा जो प्लस राइजोबियम, दलहनी पौधा प्लस राइजोबियम, यह भी सहजीवी संबंध को दर्शाता है। एक तो आपको कवक और शैवाल मिलाकर लाइकेन बनता है वहाँ पे, जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। उसके अलावे दलहनी पौधा हो गया और प्लस में राइजोबियम, ये दोनों भी क्या है, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अब ये कैसे सहजीवी संबंध को दर्शाता है उसको भी समझिएगा। राइजोबियम जो होता है वो जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिसका उपयोग कौन करता है, दलहनी पौधा कर लेता है। और दलहनी पौधा बदले में क्या करता है कि ये जो राइजोबियम जीवाणु है उसको रहने के लिए अपना स्थान दे देता है। यानी ये राइजोबियम जीवाणु कहता है कि हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देंगे, दलहनी पौधा इसको ग्रहण कर लेगा। दलहनी पौधा कहता है ठीक है, आप हमको नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल के दे दीजिए, हम आपको रहने के लिए जगह दे देंगे। ठीक, यही चीज़ तो आपको कवक और शैवाल में हो रहा है। कवक क्या कह रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, और शैवाल कवक को भोजन दे रहा है। तो ये कौन सा संबंध को दर्शाता है, तो ये आपको सहजीवी संबंध को यहाँ पे दर्शाने का काम करता है। ठीक है। अब एक है आपको माइकोराइजा। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, यह खनिजों को बढ़ा हुआ अवशोषण। देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी अभी 71वीं एग्जाम हुआ है उसका है कि इनमें से किसका संबंध जो है, माइकोराइजा के संबंध में पौधे का लाभ क्या है, तो पौधे का जो लाभ है कि यह खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। नाइट्रोजन को पौधा में उर्वरक के माध्यम से भी पूर्ति की जाती है। नाइट्रोजन एक तो हो गया कि जीवाणु के द्वारा नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं उसको बदलने के बाद। दूसरा जो है पेड़ पौधा को नाइट्रोजन और कहाँ से मिलता है, तो वो आपको उर्वरक से मिलता है। आपने एनपीके खाद का नाम सुना होगा, ये उर्वरक क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, तो उसके माध्यम से भी इसको नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि उर्वरक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्व होते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर लिए। ध्यान दीजिएगा, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 46% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। और पौधे के लिए 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जो हवा, पानी एवं मिट्टी से प्राप्त होती है। और मिट्टी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व में 6 जो पोषक तत्व है वो बृहद पोषक तत्व है, बड़े मात्रा में होते हैं। और 7, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, 7 पोषक तत्व ऐसे हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा बृहद पोषक तत्व है, इनमें से पौधा के लिए कौन सा बृहद पोषक तत्व है, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक तो हो गया एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके अलावे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये पौधे में बृहद पोषक तत्व होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उसको चाहिए। और पौधे में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपको आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, यहाँ पे होगा, बोर्न नहीं होगा, बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मैलिब्लेडेनम, ये क्या है, आपको पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पौधे में जो पोषक तत्व हैं, जो पौधे में जो पोषण है, वो सारा प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो खैर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्राणियों का में जो पोषण है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, और पाचन में कौन कौन सा अंग भाग लेता है, और कौन सा अंग का क्या काम होता है। मानव में जो लार ग्रंथि है वो कितने पाए जाते हैं, मानव में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और कौन सा दांत का क्या कार्य होता है। उसके अलावे जो आपको पाचन ग्रंथि है, आमाशय है, अग्नाशय है, जो भी चीज़ है वहाँ पे यकृत है, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।